आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। गया से बड़ी खबर है जहां चीन की महिला से पूछताछ हुई है। चीनी महिला से पूछताछ की खबर है जहां वीजा उल्लंघन का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जासूसी जैसी कोई बात नहीं है। केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। महिला ने कानून तोड़ा है और आगे की कार्रवाई के लिए कोलकाता इस वक्त की जासूसी जैसी कोई बात नहीं है और वीजा एक्सपायर जैसी बातें सामने आ रही हैं। केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। दो 2023 की शुरुआत बिहार में होने वाली है। जनवरी में अपनी अपनी यात्रा शुरू करने जा रही हैं। एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वहीं तीसरी यात्रा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा होगी। जनता के बीच जाएंगे, सियासी रणनीति बनाएंगे। जी, बिहार में सियासी यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है। नए साल के पहले ही सप्ताह में तीन यात्राएं शुरू होने जा रही हैं। 5 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ 5 जनवरी से ही बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। तीसरी यात्रा बीजेपी की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के हर जिले की यात्रा करने जा रहे हैं। नीतीश जी, आप तो भारत यात्रा करने वाले थे, हिम्मत हार गए, आप बिहार यात्रा पर उतर आए। माननीय मुख्यमंत्री का 5 से यात्रा कार्यक्रम तय है। भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में है। देखिए, कौन कौन लोग यात्रा कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है इस मकसद से कौन यात्रा कर रहा है। सामाजिक सुधार यात्रा, संकल्प यात्रा, विश्वास यात्रा, अधिकार यात्रा, निश्चय यात्रा, लगातार यात्रा करते रहे। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि यात्राओं से बड़ा बदलाव होता है। राजनीतिक पक्ष में जनमत मजबूत, अक्सर राजनीतिक यात्राओं को बतौर हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिहार की सियासत में साल 2023 बड़ी राजनीतिक यात्राओं का गवाह बनने जा रहा है। दोनों ही तरफ से अपनी बात जनता को समझाने, अपनी रणनीति बनाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। इन यात्राओं को 2024 और 2025 चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है। 2023 में 2024 और 2025 की तैयारी। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। 2024 विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। 2024 के हिसाब से नीतीश की यात्रा अहम है। 2024 का लोकसभा चुनाव 2024 बिहार को मजबूत का दौरा कर चुके हैं। जेपी नड्डा नए साल में 3 जनवरी से यात्रा करेंगे। 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए अहम है। कांग्रेस केंद्र की सत्ता पाना चाहती है, यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव बिहार में विधानसभा चुनाव समीकरण के तहत होगा। नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में होगा। बीजेपी साफ कर चुकी है बीजेपी का अपना सीएम उम्मीदवार होगा। यानी राजनीतिक दल 2023 में 2024-25 के लिए अपनी अपनी यात्रा निकाल। जनता किसकी बात है, इसके लिए 2024 और 2025 का इंतजार करना होगा। रवि एस नारायण, न्यूज 18, पटना। नए साल की शुरुआत को समझिए। दरअसल बिहार में 2023 की शुरुआत सियासी यात्रा के जरिए होने वाली है। जनवरी के पहले हफ्ते में तीन पार्टियां अपनी यात्रा करने जा रही हैं। एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा करेंगे। तीसरी यात्रा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा होगी और यात्रा के जरिए नेता अपने सियासी रणनीति की यात्राओं से और बड़े नेता मानते हैं। पार्टी अपने पक्ष में जनमत को मजबूत करने की कोशिश इन यात्राओं के जरिए करती हैं। अक्सर राजनीतिक यात्राओं को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही तरफ से यात्राएं निकाली जा रही हैं। अपनी बात जनता को समझाने यात्राएं हैं।
बिहार सरकार के फैसले पर सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने इसे लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला तो सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर पलटवार किया। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल अब किसके दबाव में, सुपर सीएम के दबाव में ये हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। ट्रेन और हेलीकॉप्टर पे चढ़ती थी, वो लीज पे था और इस पे क्या पार्टी, इस पे क्या बीजेपी की आपत्ति। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला 12 सीटर नया जेट विमान और 10 सीटर एक हेलीकॉप्टर खरीदने का। इधर कैबिनेट ने हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दी, उधर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया। सबसे पहला सवाल उठाया पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहाँ जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहां पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। तो आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एकमात्र है कि आपका जो सपना है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला, प्रधानमंत्री बनने का, तो विपक्षी दलों को एक करने की जो देशव्यापी दौरा करने की आपकी जो योजना है, उसी में बिहार के गरीबों के धन के, उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से दूसरा सवाल उठाया बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने। सवाल ये है कि जब 17 साल के अपने शासनकाल में नीतीश कुमार ने जेट विमान नहीं खरीदा तो अब क्यों? क्या तेजस्वी को गिफ्ट देंगे? 17 वर्ष में अपने अय्यासी के लिए, अपने सुख सुविधा के उपभोग के लिए एक भी हेलीकॉप्टर इन्होंने नहीं खरीदा, न विमान खरीदा। अब किसके दबाव में, सुपर सीएम के दबाव में ये हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, 100 करोड़ के, 250 करोड़ के जेट विमान खरीद रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। नीतीश ने कहा कि बीजेपी जब सत्ता में थी तो यही लोग विमान की मांग करते थे और अब विपक्ष में जाते ही इनके सुर बदल गए हैं। भाड़ा पर उसको लाए और अब उसके बाद यही देखा गया कि नहीं, अगर अब अपनी तरफ से भी आ जाएगा सरकार का तब बड़ा अच्छा रहा। इस सबके हित में है। हमको आश्चर्य लगता है कि कौन क्या बोलता है। बोलते रहते थे। बीजेपी के आरोपों का जवाब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी दिया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के पास कोई अपना विमान नहीं है, इसलिए विमान खरीदने का फैसला हुआ। और इस पे क्या पार्टी, इस पे क्या बीजेपी की आपत्ति। गुजरात सरकार लेती है तो कह रही खर्चा, वो कह रहे कि आप लोग प्रचार करेंगे। बिहार में हेलीकॉप्टर पर कोई पहली बार सियासत नहीं हो रही। कांग्रेस के शासनकाल में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने भी जब हेलीकॉप्टर खरीदा था तब भी ऐसे ही सवाल खड़े किए गए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। को समझ के फैसले पर सियासत तेज है। बीजेपी ने इसे लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। सीएम नीतीश कुमार ने भी सरकारी फैसले को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। 12 सीटर न 10 सीटर एक हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला हुआ है। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई थी और ये फैसला उसे समझने वाले लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि जब 17 साल में नीतीश ने जेट विमान नहीं खरीदा तो अब क्यों? बीजेपी पूछ रही कि क्या तेजस्वी को विमान गिफ्ट में देंगे मुख्यमंत्री? नीतीश जवाब दे रहे हैं कि बीजेपी जब सत्ता में थी तो यही लोग विमान की मांग करते थे, अब विपक्ष में जाते ही सुर बदल गया। आरोप नीतीश कुमार लगा। 7वें साल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी नहीं दिखेगी। दरअसल केंद्र की विशेषज्ञों की टीम ने मानदंडों पर खरा नहीं उतरने के लिए बिहार की इस बार की झांकी को रिजेक्ट किया है। झांकी के झंझट को लेकर सियासत हो रही है।
बिहार की झांकी इस बार भी गणतंत्र दिवस के मौके पर नहीं दिखेगी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ये लगातार 7वीं बार होगा जब बिहार की झांकी नजर नहीं आएगी। झांकी को शामिल करने वाले विशेषज्ञ समिति ने इसे निर्धारित मानदंडों पर कर दिया है। इस साल बिहार सरकार की ओर से फल्गु नदी पर बनी गयाजी रबर डैम की थीम को परेड के लिए भेजा था। इस रबर डैम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और ये सीएम की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है। 26 जनवरी को दिल्ली के होने वाले परेड साल फिर बिहार की झांकी नहीं दिखाई पड़ेगी। जी हाँ, यह 7वां लगातार ऐसा साल होगा जब बिहार की झांकी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जो विशेषज्ञ समिति है केंद्र की उसे इसे खारिज कर दिया गया है और उन मापदंडों पर खड़ा है। यह कहा ये पहली बार नहीं जब बिहार की झांकी रिजेक्ट की गई हो। 2017 से अब तक बिहार की झांकी रिजेक्ट की जाती रही है। 2021 में पर अग्रसर बिहार ये थीम भेजा गया था जिसे रिजेक्ट किया गया। 2020 में जल जीवन हरियाली मिशन थीम भी रिजेक्ट हो गई। 2019 में शराबबंदी पर आधारित थीम रिजेक्ट किया गया। 2018 में छठ पर्व पर आधारित थीम को भी रिजेक्ट किया गया, जबकि 2017 में विक्रमशिला पर आधारित रिजेक्ट हो गया। झांकी गणतंत्र दिवस परेड में नजर आई थी। वो 1917 के चंपारण आंदोलन से जुड़ी हुई थीम थी। झांकी का चयन कैसे होता है इसे भी समझ लीजिए। दरअसल कला और संस्कृति के अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट वाली कमेटी झांकी का चयन करती है। अप्रूवल से पहले थीम और विजुअल होती है। विजुअल अपील, जनता पर प्रभाव, विचार, विषय, संगीत जैसे पैरामीटर को आधार बनाया जाता है और मानदंडों पर खरा उतरने के बाद ही संबंधित झांकी को परेड में शामिल किया जाता है। वैसे बार बार बिहार की ही झांकी यदि एक्सपर्ट कमेटी के पैनल से सवाल खड़े न ला, साथ न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की झांकी के झंझट को समझिए। दरअसल कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी 7वीं बार नहीं दिखेगी। 2016 में ही गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी नजर आई थी। डंडों पर खरा नहीं किया। बिहार सरकार की सभी 7 झांकियों को तकनीकी खामी के चलते रिजेक्ट कर दिया गया है। झांकी के झंझट को लेकर बिहार में सियासत हो रही है। समझने वाली बात के अलावा अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट तय करते हैं। एक्सपर्ट की जो कमेटी है वो आखिरी रूप से झांकी का चयन करती है। अप्रूवल से पहले थी डिजाइन की बार बिहार से भेजी जाने वाली झांकी के मॉडल को रिजेक्ट किया जा रहा है। बावजूद इसके बिहार सरकार कोई बेहतर झांकी की थीम नहीं पेश कर पाई। आगे बढ़ते हैं। हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने पर छात्र और किसान मालामाल हो गए। झारखंड मंत्रालय में आयोजित समारोह में विकास योजनाओं का किया। हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने पर किसान और छात्र मालामाल हो गए। सुखाड़ राहत योजना के तहत 6,63,000 किसानों के खाते में डीबीटी से 2,032 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के जरिए 25 लाख छात्राओं के खाते में 500 करोड़ रुपया पहुंचाए गए। यही नहीं, सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के तहत 5,52,000 छात्राओं के खाते में 219 करोड़ रुपया भेजे गए। इस मौके पर सीएम ने जोहार खिलाड़ी और जोहार परियोजना पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। 3 साल तक जहां पर सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, बहुल ये राज्य, इन सभी वर्गों के साथ ये सरकार 3 साल उनके साथ खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी। सेवा के 3 साल के नाम से तीसरे वर्षगांठ बना रही गठबंधन सरकार ने समारोह के दौरान 3 साल के कामकाज का किया ही किसानों, महिलाओं और छात्र छात्राओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं का भी खूब प्रचार प्रसार किया। यही नहीं, झारखंड विधानसभा से पास 1932 खतियान से लेकर
ओबीसी रिजर्वेशन और सरना धर्म कोड जैसे विधायकों का श्रेय लेने से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पीछे नहीं रहे, तो हर क्षेत्र की उपलब्धियां भी गिनाए। देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, हर तरफ इसमें कुछ चुनौतियां जरूर, लेकिन हम लोग उसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार हैं। गठबंधन सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर जहां सत्ता पक्ष ने उपलब्धियों पर पिटारा खोल दिया है, तो सरकारी दावों के विपरीत विपक्षी दल सरकार की नाकामी पर एक बार फिर एक के बाद एक वार किए जा रहे हैं। अविनाश कुमार, रांची। सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लेखा जोखा को समझिए। दरअसल 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के 3 साल पूरे हो गए और ऐसे में अपने 3 साल के कार्यकाल में हेमंत किसानों और छात्रों पर सौगातों की बौछार कर रहे हैं। 10 लाख किसानों को सूखा राहत पैकेज देकर गरीबों को संदेश देने की कोशिश की है। 30 छात्र छात्राओं का ऐलान किया। जब कांग्रेस ने सरकार की पीठ थपथपाई तो बीजेपी ने आलोचना की। समझने वाली बात है कि हेमंत सोरेन सरकार के पास अब 2 साल का समय बचा है और ऐसे में जनता से किए गए वादे पूरा करने का दबाव मुख्यमंत्री पर है। गठबंधन सरकार चला रहे हेमंत के लिए जनता को अपनी उपलब्धि गिनानी है। जिन वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं उन्हें सरकार की ओर से अब गिनाया जा रहा है। उन वादों को जनता को समर्पित कर हेमंत लोगों में विश्वास दिलाना चाहते हैं। और अब बात जन सरोकार से जुड़ी हुई अच्छी खबर की। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने गर्भवती महिलाओं के लिए खास ऐप तैयार किया है। स्वस्थ गर्भ नाम के इस ऐप्स के इस्तेमाल से प्रसव के पहले के मेडिकल चेकअप के साथ ही डॉक्टरों से भी संपर्क स्थापित करने में सहूलियत होगी। इस ऐप से 150 गर्भवती महिलाओं का क्लिनिकल आकलन किया जा चुका है। ऐप का निर्माण पहाड़ी इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि ऐसे दुर्गम इलाकों में समय पर डॉक्टर और कई बार गर्भवती महिलाओं की मौत हो जाती है। बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर दीपक शर्मा ने स्वस्थ गर्भ नाम के इस नायाब ऐप का इजाद 4 साल की मेहनत के बाद किया है। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ये ऐप गर्भवती महिलाओं की सहायता है। हर महिला को कब डॉक्टर के पास जाना है सारी जानकारी देता है। कब कौन कौन से टेस्ट कराने हैं वो भी बताता है। वो अपनी कौन सी दवाएं लेनी है उसका मेडिसिन रिमाइंडर भी लगा सकता है, ताकि कोई भी दवा मिस ना हो और कोई प्रॉब्लम होने पे वो डॉक्टर से संपर्क कर सकती है, ताकि तुरंत इलाज के लिए बहुत फायदेमंद। एक दूर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, उसको उस टाइम को बचाया जा सके ताकि उसमें फटाफट उसे इलाज मिल सके, ताकि बच्चे की जान और महिला की जान बचाई जा सके। चलिए इस खबर को समझते हैं। दरअसल IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने बनाया है स्वस्थ गर्भ ऐप और गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद है। यह ऐप नवजातों में उच्च मृत्यु दर, जो बेहद चिंता की बात है, उसे कम करता है। स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप से गर्भवती महिलाओं को फायदा होगा और वास्तविक समय पर मेडिकल हेल्प उन्हें मिल पाएगा। समझने वाली बात है कि यह ऐप चिकित्सीय रूप से बेहतर होने के साथ विश्वसनीय भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है और जिनके पास डॉक्टरों तक आसान पहुंच नहीं है, वहां फायदा मिलेगा इस ऐप से। और ऐप से गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधा मिलेगी। हर क्लिनिकल टेस्ट की रिकॉर्डिंग भी ऐप से संभव हो जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का रोका राधिका मर्चेंट के साथ हुआ। राधिका मर्चेंट शैला मर्चेंट और वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं। रोका समारोह राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में परिवार और सदस्यों और दोस्तों की मौजूदगी में हुआ। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में दिन बिताए और मंदिर के पारंपरिक राजभोग श्रृंगार समारोह में हिस्सा लिया। अनंत ने US में ब्राउन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद से जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बोर्ड में सदस्य के रूप में रिलायंस उद्योग में सेवा की। वे वर्तमान में RIL के ऊर्जा कारोबार का नेतृत्व करते हैं। राधिका न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय और एनकोर हेल्थ केयर के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य करती हैं। तो ये नाथद्वारा राजस्थान की तस्वीरें हैं जहां अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का रोका हुआ है और दिन भर ये परिवार नाथद्वारा के आशीर्वाद के बीच
यहाँ पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए हैं। सेरेमनी में अंबानी और मर्चेंट परिवार की मौजूदगी देखने को मिली। वहां पर RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी। खबरों